Good morning and welcome, my dear students. We have discussed the third chapter of book Vistas Journey to the End of Earth. ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये चैप्टर हमें जागरूक करता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट की, नेचर की केयर करके हम अपनी केयर कर पाएंगे, हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। तो इस सारे चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने की। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये जो भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं ये किस तरह से मदद करती हैं हमारी ह्यूमन काइंड के इतिहास को, मानव के, मनुष्य के इतिहास को जानने के लिए। जियोलॉजिकल फिनोमेना जियोलॉजिकल फिनोमेना दर्शाता है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन क्रमिक विकास ऑफ द अर्थ, कि किस तरह से अर्थ का क्रमिक विकास हुआ है। दे टेल अस हाउ गोंडवाना ब्रोक डाउन, उसी से हमें पता चलता है कि किस तरह से गोंडवाना टूटा था टू फॉर्म डिफरेंट कंटिनेंट्स, और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। दे मेक अस अवेयर अबाउट आवर ब्लीक फ्यूचर ऑन अर्थ, और इसके साथ ही ये प्रक्रियाएं हमें हमारा जो ब्लीक फ्यूचर है, बहुत ही अंधेरा निराशाजनक जो भविष्य है इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर, उसके बारे में भी यही फिनोमिनन, यही प्रक्रियाएं हमें जागरूक करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मनुष्य जाति के भविष्य के लिए जो संकेत हैं वो कैसे हैं। द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड आर नॉट गुड। कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं हैं मानव जाति के लिए। मैन हैज़ बीन ओवर यूजिंग, मनुष्य क्या कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का, एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ इस पर्यावरण को पोल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है कंटिन्यूसली, लगातार। विद द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ इज एट स्टेक नाउ। अब कैसी स्थिति हो गई है, हमारा अस्तित्व तो जाने ही दीजिए, अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है, अर्थ का जो अस्तित्व है, वो भी एट स्टेक है, वो भी दाव पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिक। इस धरती की जितनी भी भूगर्भीय इतिहास है वो एंटार्क्टिक में छुपा हुआ है। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ रीजन यूजफुल टू अस। इस क्षेत्र का जो अध्ययन है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। या फिर इसके अलावा क्या कैसा प्रश्न आ सकता है आपको, वाई इज़ एंटार्क्टिक द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए एंटार्क्टिक ही ऐसी जगह क्यों है जहां हमें जाना चाहिए। द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिक इज यूजफुल टू नो द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ। एंटार्क्टिक का अध्ययन महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस धरती का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जानने के लिए। ओनली बाय गोइंग देयर, सिर्फ वहाँ जा कर के वन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, हाउ द प्रेजेंट वर्ल्ड टुक इट्स शेप, कि किस तरह से वर्तमान जो शक्ल है दुनिया की वो बनी थी। इट टेल्स हाउ अ सुपर कंटिनेंट एग्जिस्टेड एट वन एंड ऑफ द अर्थ। ये हमें और दर्शाता है, वहाँ जाकर के हमें और चीज़ का पता चलता है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा महाद्वीप एग्जिस्टेंस में था, अस्तित्व में था धरती के एक किनारे पर, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर, हैविंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज इट्स पार्ट। और क्या था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी उसी के हिस्से थे। लेटर ऑन, बाद में, इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड्स, इंडिया खिसकते खिसकते उत्तर की तरफ आया, एंड कोलाइडेड विद एशिया, और आकर के कहाँ टकरा गया, एशिया के साथ टकरा गया। बकलिंग द क्रस्ट, भूपरपटी को बक्कल कर दिया, तोड़ मोड़ दिया उस टकराने ने। एंड फॉर्मिंग द हिमालयाज, और किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ग्रेजुअली क्रमशः, धीरे धीरे, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है
ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। धीरे धीरे साउथ अमेरिका खिसकते खिसकते कहाँ जा मिला है? नॉर्थ अमेरिका से जा मिला। एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो ड्रिफ्टेड ऑफ टूवर्ड्स नॉर्थ, और साउथ अफ्रीका भी खिसकते खिसकते थोड़ा उत्तर की तरफ चला गया। एंटार्क्टिक इज क्वाइट प्रिस्टाइन काफ़ी प्राचीन है एंटार्क्टिक का जो वातावरण है, बिकॉज क्योंकि इट डिड नेवर होस्ट एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की जनसंख्या कभी भी नहीं रही है, मतलब आदमी वहाँ नहीं पहुँचा है, तो इसके कारण इसका जो वातावरण है, इसका जो पर्यावरण है, वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, 500,000 साल पहले के जो भी कार्बन के संग्रह हैं, आर स्टोर्ड इन इट्स आइस लेयर्स, वो इसकी बर्फ़ की परतों में संग्रहित हुए हैं, बचे हुए हैं। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी व्यक्ति ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को, खतरे को नहीं समझ सकता है, वाइल सिटिंग इन अवर कंफर्ट जोन्स, अपने अपने कंफर्ट जोन्स में बैठ करके। ऑन सीइंग द मेल्टिंग आइस कैप्स, जब व्यक्ति पिघलती हुई आइस कैप्स को देखेगा, देयर वन कैन रियलाइज, वहाँ पर जा कर के तब वो व्यक्ति रियलाइज कर सकता है हाउ रियल इज़ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि वाकई में कितनी वास्तविक है ये ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन। जियोफ ग्रीन ने ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बनाया है एंटार्क्टिक की यात्रा करने वाला, उसमें वो हाई स्कूल के बच्चों को क्यों शामिल करता है, क्या कारण है इसके पीछे? Geoff Green is tired of taking celebrities and retired people to Antarctic. Geoff Green बड़े प्रसिद्ध लोगों को और सेवानिवृत्त लोगों को एंटार्क्टिक ढोते ढोते थक गए। देन तब ही स्टार्ट्स इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन हिज एक्सपीडिशंस, तब उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को अपने एक्सपीडिशंस में, इन साहसिक यात्राओं में शामिल करने का काम शुरू किया। दी स्टूडेंट्स, क्यों, अब उसके कारण बता रहे हैं। दी स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, ये जो बच्चे हैं, ये जो छात्र हैं, ये भविष्य के योजनाओं के निर्माता हैं। जियोफ ग्रीन इंक्लूड्स देम इन हिज एक्सपीडिशन, जियोफ ग्रीन ने उन्हें अपने एक्सपीडिशन में शामिल किया, बिकॉज ही फील्स, क्योंकि वो महसूस करते हैं दैट दे आर एट एन एज, कि ये बच्चे ऐसी उम्र में हैं, ऐसी आयु में हैं, व्हेन दे कैन अंडरस्टैंड, जब वो समझ सकते हैं, लर्न, सीख सकते हैं, एंड अबव ऑल, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक्ट वेल, अच्छे से उस सोच के ऊपर काम भी कर सकते हैं। बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाइल सिटिंग इन देयर कंफर्ट जोन्स, लेकिन ये बच्चे भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक वो अपने अपने कंफर्ट जोन्स में, आरामदायक जोन्स में बैठे हैं। दे विल अंडरस्टैंड दिस थ्रेट, वो इस खतरे को समझेंगे ओनली व्हेन दे देमसेल्व्स विल सी, सिर्फ तब जब वो खुद देखेंगे द पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, पोलर आइस कैप्स को पिघलते हुए। दिस वन एक्सपीरियंस, ये एक अनुभव, विल चेंज देयर परसेप्शन, वो उनके सोचने के तरीके को, उनके परसेप्शन को बदल देगा। दे विल व्यू दीज इश्यूज सीरियसली विच दे हैव बीन निग्लेक्टिंग फॉर सो लॉन्ग, इन मुद्दों को भी अब वो सीरियसली, गंभीरता से देखेंगे, उन मुद्दों को जिनको इतने लंबे समय से वो उपेक्षित करते आए हैं। दिस विजिट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पेक्ट ऑन देम, इस विजिट का बहुत लंबे समय तक रहने वाला असर होगा उनके ऊपर। सो इसलिए जियोफ ग्रीन इंक्लूडेड देम इन हिज एक्सपीडिशंस, इसलिए जियोफ ग्रीन उन बच्चों को अपने इस एक्सपीडिशन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, छोटी चीज़ों की देखभाल करिए, बड़ी चीज़ें अपनी देखभाल खुद कर लेंगी। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट, एंटार्क्टिक के पर्यावरण के संदर्भ में क्या महत्व है इस स्टेटमेंट का, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में।
टिशानी डोशी गिव्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू टेल अस। टिशानी डोशी हमें एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देती हैं टू टेल अस, हमें ये बताने के लिए दैट इफ़ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, कि अगर हम छोटी चीज़ों की देखभाल करते हैं, बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि तो उस स्थिति में बड़ी चीज़ें अपनी देखभाल खुद कर लेती हैं। द होल मराइन सिस्टम ऑफ अ रीजन इज़ अफेक्टेड। किसी भी क्षेत्र का पूरा समुद्री सिस्टम जो है, प्रणाली जो है, वो प्रभावित होती है। इफ़ सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स आर अफेक्टेड, अगर एक कोशिका वाले फाइटोप्लैंक्टन्स प्रभावित होते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के अंदर कि फाइटोप्लैंक्टन्स सिंगल सेल्ड पौधे होते हैं जो समुद्र के अंदर उगते हैं, और उनको खा करके मछलियाँ जीवित रहती हैं। मछलियों को खा करके वहाँ के उस क्षेत्र के पशु और पक्षी जीवित रहते हैं, और उसी के कारण उनका पूरे का पूरा फूड चेन और लाइफ साइकिल चलती है। अगर फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होते हैं तो पूरे का पूरा समुद्री जीवन उस क्षेत्र का प्रभावित हो जाता है। सेम वे, इसी तरह से द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल साउंड्स टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग। इसी तरह से ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, इसका प्रयोग बहुत ही छोटी सी और महत्वहीन बात लगती है, बट लेकिन दिस इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। लेकिन इस यूज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का की मात्रा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग होता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर आइस कैप्स विल मेल्ट। जो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ की परत है वो पिघल जाएगी। एंड मच लैंड मास विल सबमर्ज करना होता है पानी के नीचे डूब जाना, और बहुत बड़ा भूखंड वो सबमर्ज कर जाएगा, वो डूब जाएगा पानी के नीचे। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो कॉजिंग डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, और इसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ओजोन परत में भी डिप्लीशन कर रहा है, ओजोन परत को भी पतला कर रहा है। इफ दिस कंटिन्यूज, अगर यही चीज जारी रहती है, देन तब वेरी सून द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ विल बी इन डेंजर। जल्द ही जो पृथ्वी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। द बिग थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड। ये जो बड़ा सा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करके। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये बात बिल्कुल तर्कपूर्ण साबित होती है कि अगर हम छोटी चीज़ों की देखभाल कर लेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना कम कर देंगे तो उस स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।